हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, हम पॉलिटी पढ़ रहे थे। पॉलिटी में हमने पिछली क्लासों में फंडामेंटल राइट को कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और इससे पहले हमारी जो फंडामेंटल राइट की क्लास है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आज हम पढ़ने वाले हैं, और एक ही क्लास में जितने भी आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं सभी पढ़ लेंगे। सारे आपके आर्टिकल, सारी चीज़ें आज ही क्लियर कर लेंगे, और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें हम नेक्स्ट चीज़ें लेंगे। तो फंडामेंटल राइट तो हम पढ़ ही चुके हैं। अब है डीपीएसपी, जिसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोला जाता है। अब फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी ये दो ऐसे पार्ट हैं आपके संविधान के, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। आप कुछ भी कर लें, आप यहाँ से मतलब ऐसा सोच ही नहीं सकते कि क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं बनेगा। और ये वो पार्ट है जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट है और बहुत अच्छा पार्ट भी है। तो शुरुआत करते हैं इसकी पूरी। पहले थ्योरी समझेंगे, फिर एक एक फंडामेंटल राइट को, मतलब फंडामेंटल राइट ही मुझे याद आ जाता है क्योंकि फंडामेंटल राइट बोलते हुए बड़ा अच्छा लगता है। तो हम एक एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व को पढ़ेंगे, एक एक को बड़े अच्छे डिफाइन वे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं बता देता हूं कि हमारी हिस्ट्री की क्लासें ऑलरेडी कंप्लीट हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। 71 क्लासों में मैंने उसको कंप्लीट कराया है, और उसकी 4 मैराथन है आपकी एंशिएंट, मिडाइवल और 2 आपकी मॉडर्न की, उनको भी आप देख सकते हैं सेम टू सेम वे में। अब मैं इसमें कुछ और भी करने वाला हूँ, इन 71 क्लासों को मिला के कुछ एक ऐसा बनाने वाला हूँ जैसे टॉपिक वाइज एक आपको एकत्रित करके दे दूंगा। तो उसमें आपको कोई टॉपिक वाइज पढ़ना है ना, तो पूरा का पूरा एक ही वीडियो में उस पूरा का पूरा टॉपिक ख़त्म। जैसे कि पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल एक ही वीडियो में, पूरा वैदिक काल एक ही वीडियो में। तो इस तरह से मैं बना दूंगा जिसमें आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अब पढ़ते हैं हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सर ये होते क्या हैं? जैसे हमने फंडामेंटल राइट को पढ़ा था ना, तो फंडामेंटल राइट क्या थे? वो नागरिकों के अधिकार थे, वो हमारे अधिकार थे। अगर उनका कोई हनन होता था तो हम सुप्रीम कोर्ट जाके उनको लागू करा सकते थे। अब ये डीपीएसपी सर क्या है? ये राज्य के अधिकार हैं, ये राज्य के अपने कर्तव्य हैं। राज्य के अधिकार भी हैं, राज्य के कर्तव्य भी हैं। वैसे तो ये राज्य के कर्तव्य हैं, लेकिन ये उनके अधिकार भी हैं। वो चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये उनके कर्तव्य ज़्यादा हैं। तो फंडामेंटल राइट तो हम पढ़ ही चुके हैं, और बार बार मेरी ज़ुबान पे फंडामेंटल राइट आ जाता है, अब नहीं आएगा ये। अब हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। ये जो डीपीएसपी दिए हैं इसका मतलब क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका मतलब भी समझ लीजिए सर, इसको हम कुछ और ही वे में समझ लेते हैं। इसका मतलब है कि राज्य को कुछ ऐसे कुछ तत्व दिए गए हैं, मतलब ऐसी कुछ बातें बताई गई हैं राज्य के लिए संविधान में, कि आपको उनको क्या करना है? फॉलो करना है। आप उन चीज़ों को लागू करेंगे तो समाज में एक व्यवस्था बनेगी, समाज का भला होगा, समाज को क्या मिलेगा? एक कल्याणकारी समाज बनेगा। तो राज्य का मतलब क्या है? राज्य आपका क्या चाहेगा? राज्य कहेगा कि हम समाज के लिए, भलाई के लिए कार्य करेंगे, अलग अलग नीतियां बनाएंगे, अलग अलग पॉलिसीज़ बनाएंगे। तो वही सारी चीज़ें संविधान में दी गई हैं कि राज्य क्या करेगा। जैसे कि फंडामेंटल राइट आपके दिए गए थे, वो नागरिकों के लिए दिए गए थे कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं, अगर उनके अधिकार भी हैं। अभी उनके कर्तव्यों की भी बात करेंगे। तो इसी तरह से, जिस तरह से फंडामेंटल राइट नागरिकों के लिए थे, उसी तरह डीपीएसपी राज्य के लिए हैं। राज्य उनको कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन राज्य की एक जिम्मेदारी है कि वो इनको निभाए। तो ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इसमें दिए गए हैं। सर ये आर्टिकल 36 से लेकर इतने तो दिए गए हैं, लेकिन ये सर आए कहाँ से थे? तो ये आयरलैंड के संविधान से आए थे। सर आयरलैंड ने कहाँ से लिए थे? ये सर स्पेन ने इससे लिए थे। तो ये स्पेन से आयरलैंड में गए, आयरलैंड से इंडिया में गए। तो ये इनका क्या है? लॉजिक है, इनका मतलब आने का ये एक तरीका है। अब इसके बारे में जो थ्योरी दी गई है उसको समझिए। देखिए डीपीएसपी जो हैं ये वाद योग्य नहीं होते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट के बारे में हमने बताया, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आपके लागू हो जाएंगे। लेकिन आप ये क्या हैं? ये वाद योग्य नहीं है, ये गैर न्यायोचित हैं, नॉन जस्टिसेबल हैं। इनको संविधान के द्वारा, मतलब क्या बोलता हूँ मैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। अगर कोई राज्य है
वो अपने इन कर्तव्यों को, अपने इन निर्देशों को मानने से इनकार कर देता है तो आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। और ये बात आर्टिकल 37 में कही गई है कि आप क्या है नहीं जा सकते, मतलब इसमें गैर न्यायोचित की बात की गई है। और वहीं फंडामेंटल राइट क्या कहता है, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इसमें क्या कहता है नहीं जा सकते हैं। तो ये बात आप याद रखना, और इनसे पॉइंट बन जाते हैं, क्वेश्चन बन जाते हैं। और ये क्या है, राज्य के कर्तव्य हैं, ये क्या है, राज्य के कर्तव्य हैं, राज्य को इनको करना ही चाहिए, करना चाहिए। कर्तव्य एक ऐसी चीज़ होती है कि वो करना चाहिए। कर्तव्य क्या होती है, वो करना चाहिए। आप नहीं भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको करना चाहिए। डीपीएसपी एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करते हैं। डीपीएसपी क्या कहता है, हमको एक सोशल वेलफेयर आपका स्टेट बनाना है, एक कल्याणकारी राज्य बनाना है, और इसके लिए हम अलग अलग पॉलिसीज, अलग अलग नीतियाँ लागू करेंगे, लाएंगे। और ये क्या बताता है, डीपीएसपी कैसे हैं, अपरिवर्तनीय है। मतलब ये जो गैर न्यायोचित की बात है वही सेम यहाँ पे अपरिवर्तनीय है, मतलब इनको सुप्रीम कोर्ट से लागू नहीं करा सकते, इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। डीपीएसपी ये नैतिक रूप से राज्य के लिए बाध्य हैं, जैसे कि ये वैसे तो उसके ये कर्तव्य हैं, वो करे या ना करे उसके लिए निर्देश हैं, वो चाहे तो कर सकता है, नहीं भी चाहे तो नहीं कर सकता, लेकिन नैतिक रूप से वो करना चाहेगा, नैतिक रूप से वो बाध्य है। जैसे कि कुछ मॉरल चीज़ें होती हैं तो उनके लिए आपको करना ही पड़ता है, तो उस नैतिक रूप से राज्य क्या है, इनके लिए बाध्य है, ना कि विधिक रूप से। मतलब कानून का उस पर कोई दबाव नहीं रहेगा कि अगर आपने ये नहीं किया तो आप कानून के, आपको सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, आपके खिलाफ ये चीज़ें करेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट आपको ये कहेगा कि राज्य के लिए आपकी कुछ जिम्मेदारी है, आप उनको निभाइए, ऐसा तो कह सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता है कि उसके लिए कुछ कठोर दंड जैसी व्यवस्था बना दे। और जो डीपीएसपी हैं ये सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। समाज में अगर सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र आप बनाना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं, तो ये डीपीएसपी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और जो फंडामेंटल राइट हैं ये राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, राजनीतिक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की स्थापना करते हैं। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी समझते हैं ना, आपको क्या है, जैसे कि फंडामेंटल राइट हैं उसमें आपके कुछ अधिकार हैं, आप उनको क्या कर सकते हैं, आप अपने अधिकारों के खिलाफ लड़ सकते हैं, आप अपने अधिकारों को लागू करा सकते हैं। तो ये एक तरीके से क्या है, ये लोकतंत्र है, लेकिन कैसा है, पॉलिटिकल लोकतंत्र है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की डेवलपमेंट है। लेकिन ये तो सामाजिक और आर्थिक की बात करते हैं, समाज में सबको बराबर लाना है, सभी व्यक्तियों को समान अधिकार देना है, सभी व्यक्तियों की समान आय को करना है, सभी व्यक्तियों के पास सुविधाएं और क्या अवसर होने चाहिए, ऐसी बातें करते हैं। तो ये क्या है, सामाजिक आपके इसकी बात करते हैं। और इन दोनों को मिला के जब ये दोनों चीज़ें लागू होती हैं सही से, तब जाके पूर्ण लोकतंत्र की स्थापना होती है। तो कंप्लीट यानी ओवरऑल डेमोक्रेसी अगर आपको चाहिए तो आपको ये दोनों चीज़ें आपको चाहिए हैं, और दोनों चीज़ों में बैलेंस बना के आपको रखना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब आर्टिकल 39B और आर्टिकल यहाँ पे क्या है 39, अब यहाँ पे 39 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे बड़ी मिस्टेक मुझसे होती है, क्या बताऊँ, ये 39 नहीं है, यहाँ पे 38 भी है, और यहाँ पे क्या है 39(2) था, यहाँ पे क्या था 39(2) था, और वहाँ पे क्या था आपका 39, यहाँ पे तो 39(3) ही है, ये तो आपका क्या है 39(3) ही है, लेकिन ये 39 नहीं है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है 39 नहीं है, ये 38 भी है। आप जो पहला आपका मिल रहा है ना, उसको आप क्या मानिए, उसको 38B मानिए, और ये 39 आपका 3 है, ये तो दोनों चीज़ें सही हो गई। अब इसमें क्या है, डीपीएसपी में ये जो डीपीएसपी हैं ये फंडामेंटल राइट से ऊपर की बात करते हैं, मतलब ये फंडामेंटल राइट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आर्टिकल 38B और आर्टिकल 39(3) ये आपके फंडामेंटल राइट से ऊपर हैं, उनसे ज़्यादा पावर रखते हैं, उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो 38B यहाँ पे B मतलब 2 का मतलब यहाँ पे B है, मैं थोड़ा इसको चेंज करना भूल गया हूँ। और भौतिक संसाधनों का समान वितरण, इसमें क्या कहा गया है सर, इसमें कहा गया है भौतिक संसाधनों का समान वितरण, ये 38B है, क्या है 38B, इसमें भौतिक संसाधनों का समान वितरण की बात की गई है। और जो ये वाला है इसमें क्या कहा गया है, धन और उत्पादन का समान संकेंद्रण हो, मतलब धन जो है और जो आपका उत्पादन है वो किसी एक जगह पे इकट्ठा ना हो, वो समान लोगों में हो, सबके पास पहुँचे धन, सबके पास चीज़ें पहुँचे, सबके पास सुविधा पहुँचे, ये बात करता है।
अब ये यहाँ पे अगर थोड़ा मिस्टेक है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे अभी जो लाया हूँ उनमें सारी चीज़ें क्लियर हैं और एक एक चीज़ बड़े अच्छे वे में वहाँ पे है, तो आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं। सबसे पहले ये चीज़ देख लिए, ये जो चार्ट है यहाँ पे इसको समझिए। ये चार्ट यहाँ पे क्या बताता है, राज्य के लिए कुछ बातें बताता है। राज्य के लिए क्या बातें हैं, जैसे यहाँ पे राज्य के लिए ये फंडामेंटल राइट हैं और ये आपके डीपीएसपी हैं। फंडामेंटल राइट क्या है, ये आदेश हैं राज्य के लिए। राज्य को आदेश दिया जाता है कि आप ये सारी चीज़ें लागू करोगे और राज्य इनके लिए क्या है, बाध्य है, मजबूर है, इनको करना ही पड़ेगा। और जो डीपीएसपी हैं इनमें क्या है, ये इसके लिए एक निर्देश हैं, ये इसके लिए एक क्या होते हैं, सुझाव हैं। ये चाहे तो कर सकता है और चाहे तो नहीं कर सकता है, ये इसकी इच्छा पर निर्भर करता है। अब ये जो स्टेटमेंट है, कथन है केटी शाह, कुछ स्टेटमेंट बोले गए हैं डीपीएसपी के बारे में। जैसे कि एक व्यक्ति हैं केटी शाह, इन्होंने कहा है डीपीएसपी को एक चेक बोला है कि ये एक चेक है। ये क्या है, एक चेक है। अब इन्होंने किस लॉजिक से बोला है ये तो वही जाने, लेकिन इन्होंने इसको क्या बोला है, एक चेक बोला है, क्योंकि ये राज्य के कर्तव्य हैं। आप इनको क्या कर सकते हैं, आप इन पे कुछ नहीं कर सकते हैं। ये राज्य के लिए एक चेक है, राज्य चाहे तो इसको भंजा सकता है, नहीं तो अपना रखा है। और ऑस्टिन एक व्यक्ति हैं, ये डीपीएसपी को संविधान की आत्मा बोलते हैं। जैसे कि भीमराव अंबेडकर ने फंडामेंटल राइट को संविधान की आत्मा कहा है, वो भी आर्टिकल 32 को। ये बोलते हैं कि डीपीएसपी क्या है, संविधान की आत्मा है। और ये बात ऑस्टिन ने कही है, ग्रैनविल ऑस्टिन ने। बी.एन. राव एक व्यक्ति हैं, बी.एन. राव, 2 प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं, इन्होंने बताया है। क्या बताया है कि 2 प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं। एक तो इन्होंने कहा फंडामेंटल राइट हैं जो कि राज्य के लिए बाध्य हैं, एक इन्होंने बताया डीपीएसपी हैं जो राज्य के लिए बाध्य नहीं है। तो 2 इन्होंने मौलिक अधिकारों की बात की है कि इन्होंने बी.एन. राव ने। टी.टी. कृष्णाचारी, इन्होंने क्या बताया है, डीपीएसपी को भावनाओं का सच्चा कूड़ादान कहा है। डीपीएसपी क्या है, ये भावनाओं का सच्चा कूड़ादान है, ऐसा इन्होंने बोला है। के.सी. व्हीलर ने क्या कहा है, डीपीएसपी को धार्मिक उपासना कहा है, ये तो धार्मिक उपासना की तरह है। और बी.आर. अम्बेडकर ने क्या कहा है, यहाँ पे देखिए बी.आर. अम्बेडकर की बात मैं फिर से टाइप करना भूल गया। बी.आर. अम्बेडकर ने इसको बहुत अच्छी पॉइंट बोला है, वो मुझे याद भी नहीं है, मैंने मतलब क्या यहाँ पे लिखना था और यहाँ पे मुझे याद भी नहीं है। फ़िलहाल मैं इसको पीडीएफ में दे दूँगा कि यहाँ पे क्या था। मुझे भी इस टाइम पे याद नहीं आ रहा है कि यहाँ पे ये क्या था, क्योंकि चीज़ें हैं नहीं याद रहती हैं। और ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट तो वैसे भी याद नहीं रहते हैं ज़्यादातर। तो आगे बढ़ते हैं। अब एक एक फंडामेंटल मतलब डीपीएसपी को पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब पहले थोड़ी सी और इनकी जो विचारधारा है उसको समझ लेते हैं, फिर हम बढ़ते हैं। जैसे कि इसमें क्या है, कुछ विचारधारा हैं, कुछ थॉट्स हैं, उनको समझ लेते हैं। ये गांधीवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। कौन से, ये जो आपके डीपीएसपी है ना, इनमें गांधीज्म का आपका क्या है वो दिखता है। इनमें गांधीवादी सोच को दिखाया गया है, समाजवादी सोच को दिखाया गया है, आर्थिक सिद्धांत दिए गए हैं और पश्चिमी उदारवादी नीतियों को भी इसमें समाहित किया गया है। अब ये गांधीवादी विचारधारा सर क्या है, गांधीवादी विचारधारा क्या है, ये बॉटम से लेके टॉप तक की बात करता है, नीचे से ऊपर तक की बात करता है। नीचे से ऊपर सर कैसे ये बात करता है, मतलब जो सबसे निचले तबके के लोग हैं, शासन वहाँ से शुरू होना चाहिए, चीज़ें वहाँ से वितरित होनी चाहिए, ना कि ऊपर से वितरित होनी चाहिए। चीज़ें सबसे नीचे लेवल पे जाके बांटो, उनको सबसे पहले वो अधिकार दो, उनको सबसे पहले उन चीज़ों में लाओ ताकि वो लोग विरोध कर सकें। तो ये गांधीवादी विचारधारा है। और इसके लिए कुछ आर्टिकल्स हैं जो इसमें काम करते हैं, जैसे आर्टिकल 44 मतलब 40 है, 43 है, 43B है, 46, 47, 48 ये बात करते हैं। ये गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित आर्टिकल हैं। अब जो समाजवादी है उसमें क्या है, उत्पादन और वितरण पर क्या होना चाहिए, समान अधिकार होना चाहिए हर एक व्यक्ति का, जिसमें आपका 38A, 38B, 39A और 42, 43A ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। ऐसे ही पश्चिमी उदारवादी जो हैं, यहाँ पर भी देखिए मैं यहाँ पे कुछ भूल गया हूँ, यहाँ पे भी, यहाँ पे मतलब ये यहाँ पे था ही नहीं, यहाँ पे ये चीज़ जो है यहाँ पर, इसमें आज बहुत मेरी मिस्टेक्स हो रही हैं। आज मुझे मतलब इसमें क्या है, टाइपिंग में बहुत एरर हो गया मुझसे, तो ये चीज़ यहाँ पे है ही नहीं। इसमें क्या है, कुछ सिद्धांत दिए गए हैं और वो ये सिद्धांत दिए गए हैं, उदारवादी सिद्धांत। 44, 45, आपका 48, 48, 49, 50, 51 ये आर्टिकल्स दिए गए हैं।
आप इन पे मत जाइएगा। यहाँ पे क्या है, इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। आपको मैं जो पढ़ाऊँगा आप वहाँ से आप देखिए चीज़ें। अब यहाँ से सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी। DPSP प्रमुख आर्टिकल 36 से 51 तक। पहला आर्टिकल देखिए यहाँ पे, और पहला आर्टिकल आपका क्या बोलता है, राज्य की परिभाषा के बारे में बात करता है। ये राज्य की परिभाषा के बारे में बात करता है, और राज्य की परिभाषा वो भी किसके लिए, भाग 4 के लिए जो राज्य की परिभाषा दी गई है उसके बारे में बात करता है। हालांकि राज्य की जो परिभाषा है वो जो आर्टिकल आपका 12 था वही है, लेकिन वो चीज़ें वही हैं, लेकिन वो आर्टिकल 12 के लिए हैं। और यहाँ पर चीज़ें वही रहेंगी लेकिन आर्टिकल 36 के लिए होंगी और भाग 4 के लिए होंगी। ये भाग 4 हम पढ़ रहे हैं क्योंकि फंडामेंटल राइट तो आपके भाग 3 में थे, और DPSP आपके किस में है, भाग 4 में है। पार्ट आपके किस में है, 4 में। ये यहाँ पे लिखा भी है, मैंने इसको बोला नहीं है लेकिन ये यहाँ पे क्या है लिखा है, आप लोगों को दिख रहा होगा ये वाला। तो आगे बढ़ते हैं, अब एक एक फंडामेंटल राइट को मतलब DPSP को पढ़ते हैं। आर्टिकल 37, 36 तो हमने देख लिया। 37 में कुछ भी नहीं है। इसमें क्या कहा गया है, ये नॉन इन्फोर्सेबल हैं, गैर न्यायोचित हैं, नॉन जस्टिसिएबल हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, फिर भी देश की शासन व्यवस्था में ये मूलभूत हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। क्या कहा गया है आर्टिकल 37 में, आप इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते क्योंकि ये अपरिवर्तनीय हैं, गैर न्यायोचित हैं और सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, लेकिन ये देश की व्यवस्था में मूलभूत हैं। अब आर्टिकल 38 को देखिए। आर्टिकल 38 क्या बोलता है, आर्टिकल 38 ये राज्य के लिए लोक कल्याण की बात करता है। सर इसको कैसे याद रखें कि ये कल्याण की बात करता है। 38 देखिए, 38 आप 38 अगर लिखते हैं अण, तो इसमें क्या है अण, आप ऐसे मान लीजिए इसको क्या है अण, ये क्या है अण, और 30 आप ऐसे लिखिए अगर 38, तो इसमें क्या होगा आपका, ये यहाँ पर भी कल्याण में भी अड़ा आ रहा है, 38 में भी अड़ा आ रहा है, तो 38 यानी कि कल्याण, ये कल्याण की बात करता है। राज्य लोक कल्याण की बात करेगा, जनता के कल्याण की बात करेगा, जनता की भलाई की बात करेगा, तो ये आर्टिकल आपका कौन सा है, आपका आर्टिकल 38 है। और जो अनुच्छेद आपका 38A है, अब ये आर्टिकल 38 में ही आपका अनुच्छेद 38A है। सर ये सर क्या है, आपने ग्रीन क्यों कर रखे हैं, सर ये बताता हूँ क्यों कर रखे हैं। ये जो 38 है ये तो आपका संविधान में दिया हुआ था, ये आपका बाद में जोड़ा गया है, ये भी बाद में जोड़ा गया, तो ग्रीन जो भी आएगा वो अलग से जोड़ा गया होगा। अब इसमें क्या कहा गया है 38A में, सामाजिक व्यवस्था बनाएगा कौन, राज्य बनाएगा सामाजिक व्यवस्था। उसके लिए क्या करेगा, क्यों करेगा, ये सामाजिक न्याय को इस्टेब्लिशमेंट करेगा, आर्थिक न्याय को, राजनीतिक न्याय, इन सारे तरीके के न्याय को स्थापित करने के लिए राज्य क्या करेगा, सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। समाज में व्यवस्थाएं कैसे बनेंगी, कल्याणकारी योजनाएं लाएगा राज्य, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, PM किसान सम्मान निधि, ये सारी की सारी योजनाएं क्या हैं, सामाजिक व्यवस्था के लिए हैं, सामाजिक न्याय के लिए हैं। ये सारी व्यवस्थाएं, जो भी स्कीम्स आती हैं, जो भी गवर्नमेंट स्कीम हो या गवर्नमेंट के जो भी प्रोस्पेक्टिव रहते हैं, वो सिर्फ इसीलिए होते हैं कि राज्य की कल्याण की बात करता है, वो राज्य के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात करता है, राज्य को समान अवसर की बात करता है, राज्य को एक वेलफेयर स्टेट के रूप में घोषित करता है या उसको बनाना चाहता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, और जो अनुच्छेद 38B है ना, इसको देखिए, आय, सुविधाओं और अवसर एवं प्रतिष्ठा की असमानता को दूर करना। जो आय है, सुविधाएं हैं और अवसर की और जो प्रतिष्ठा की जो असमानता है उसको दूर करना। क्योंकि भारत में क्या है ना कि लोगों की, किसी की आय बहुत इनकम है, किसी की कतई नहीं है, किसी के पास बहुत सुविधाएं हैं, किसी के पास बिल्कुल नहीं, किसी के पास इतने अवसर हैं कि उसके लिए अवसर पे अवसर हैं, और किसी के पास कुछ भी नहीं है, और किसी की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, किसी को इतने ऊंचे पद पे बैठाया है, इतनी अच्छी प्रतिष्ठा है। तो इस सारी चीज़ों को दूर करने के लिए राज्य काम करेगा, और ये बात 38B में कही गई है। और ये दोनों आर्टिकल 38A और 38B, मतलब यहाँ पे 38 का 1 और 38 का 2, ये A और B इसको मानेंगे। यहाँ पे थोड़ा टाइप करते टाइम ध्यान नहीं रहता है कहाँ पे क्या हो जाता है, मतलब ये कट कॉपी पेस्ट करने से क्या होता है, थोड़ा दिक्कत हो जाता है। और बाद में मैंने इसमें कुछ चेंजेस किया, तो चेंजेस करने में कुछ चीज़ें तो चेंज कर दी और कुछ चीज़ें चेंज नहीं की, तो उसमें दिक्कत हो गई। ये दोनों के दोनों आर्टिकल, ये ग्रीन वाले जो भी आर्टिकल हैं, ये दोनों के दोनों आर्टिकल 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़े गए थे। तो ये बात भी आपको याद रखना कि ये बातें कब जोड़ी गई थी, 44वें संविधान संशोधन 1978 में।
अब आर्टिकल आता है आपका 39, और आर्टिकल 39 बहुत इंपॉर्टेंट है सर। कैसे सर? आर्टिकल 39 सर इसलिए इम्पोर्टेंट है, राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत इसमें दिए गए हैं कि राज्य इन सिद्धांतों को लागू करेगा, और उसकी ये करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो राज्य इनको करेगा। इसको याद कैसे रखें? मैंने एक ट्रिक बनाई है, LDC PHC। ये एक ट्रिक है, LDC PHC से आप थोड़ा बहुत इसको कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत आर्टिकल हैं। आर्टिकल 1 2 3 4 5 6 इसके आर्टिकल हैं। एक आर्टिकल 35 मतलब 39A भी है, तो उसको भी पढ़ेंगे। अब इसमें ये क्या है, LDC PHC सर क्या है? L से आप यहाँ पे लिए, D यहाँ पे, CPHC, ये वाली बातें हैं। तो इसमें देखिए क्या है, L का मतलब क्या है? लिवलीहुड, आजीविका की बात करता है। D मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन, ये वितरण की बात करता है। C मतलब क्या है? सेंट्रलाइजेशन, ये संकेंद्रण की बात करता है। पे बोले तो वेतन की बात करता है, और H बोले तो हेल्थ की बात करता है, और C बोले तो चिल्ड्रंस की बात करता है, बच्चों की बात करता है। तो ये यहाँ पे इससे थोड़ा आप याद कर पाएंगे। ये आर्टिकल तो 1 से 6 तक हैं ही आपके 39 वाले। अब इसको कैसे देखिए, इसमें लिवलीहुड की बात की गई है। लिवलीहुड में क्या है? आजीविका की बात होती है। लिवलीहुड जीवन यापन करने की बात। तो स्त्री और पुरुषों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार है। राज्य स्त्री और पुरुषों के लिए पर्याप्त साधनों का अधिकार देगा, उनके लिए व्यवस्था बनाएगा, उनकी व्यवस्था करेगा कि सभी को, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सबको पर्याप्त आजीविका, कम से कम मिनिमम आपको क्या है, रोजी तो मिले। और डिस्ट्रीब्यूशन, समाज के भौतिक संसाधनों का उचित स्वामित्व एवं वितरण। क्या है? जो समाज में जो संसाधन है, जो फिजिकल आपके क्या है संसाधन है, भौतिक संसाधन है, उनका उचित स्वामित्व, मतलब उन पे सबकी एक तरीके से मालिकाना हक हो, और उनका एक समान वितरण हो। क्या हो? यहाँ पे समान वितरण की बात की गई है, उनका समान वितरण भी हो। और सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है? धन और उत्पादन का अहितकारी केंद्रीकरण ना हो, अहितकारी संकेंद्रण ना हो, इसके लिए बात की गई है। धन और उत्पादन जो है ऐसा ना हो किसी एक व्यक्ति के बाद हो और वो अपना इस तरीके से उसको अहितकारी बन जाए। पे यानी कि सैलरी, यानी कि वेतन, समान कार्य के लिए स्त्री और पुरुषों को एक समान वेतन की बात करता है। हेल्थ की बात क्या है? यहाँ पे हेल्थ की बात आ जाएगी। तो हेल्थ में क्या है सर? हेल्थ क्या है? आयु एवं शक्ति, यानी शक्ति क्या है? स्वास्थ्य। आयु एवं शक्ति की दृष्टि से स्त्री हैं, पुरुष हैं, और जो बच्चे हैं, उनको प्रतिकूल रोजगार में जाने से बचाना। मतलब कोई भी स्त्री, कोई पुरुष है, कोई बच्चे हैं, तो उनको ऐसे रोजगार में नहीं लगाना है कि उनका स्वास्थ्य वहाँ से खराब हो जाए। जैसे कि बच्चों को कोल खदानों में नहीं लगाना चाहिए, या महिलाएं हैं उन पे ऐसा मतलब भारी भरकम बोझ नहीं देना चाहिए, या कोई व्यक्ति है जिसको मतलब सांस की प्रॉब्लम है तो उसको ऐसी कोल फैक्ट्री में नहीं जाना चाहिए जहाँ पे धुआं वगैरह उठता हो। तो वहाँ पे मतलब इन सारी चीज़ों से बचा के मतलब उनको प्रतिकूल रोजगार में जाने से बचाना है, रोकना है, और उनके लिए अनुकूल रोजगार की बात करता है। ये इसीलिए इसमें क्या आ जाता है? हेल्थ आ जाता है। ऐसा करोगे तो हेल्थ की बात होगी। चिल्ड्रन क्या है? बच्चों की बात है। बच्चों को गरिमा के साथ विकास का अवसर देना और उन्हें प्रत्येक प्रकार के शोषण से बचाना, ये बच्चों की बात है। बच्चों क्या है? उनको खेलने कूदने, उनके मेंटली, सोशली और उनका क्या है फिजिकली ग्रोथ की बात करता है, उनके शोषण को बचाने की बात करता है। तो ये सारी बातें आपके आर्टिकल 39 में दी गई हैं। और ये जो आपका आर्टिकल है, ये मैंने बताया था 39(3), ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फंडामेंटल राइट से ऊंचा आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट से भी आपका ऊंचा है। क्या है? धन और उत्पादन का समान वितरण हो। अब आगे बढ़ते हैं। इसी का एक और आर्टिकल बचा है, किसका? आर्टिकल 39A। इसमें क्या है? ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। जब ये जोड़ा गया तो इसमें क्या कहा गया? समान न्याय के आधार पर निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी और निःशुल्क न्याय व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा। गरीबों के लिए थी ये। क्या है? गरीबों को निःशुल्क न्याय दिया जाना चाहिए। गरीबों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता मतलब फ्री में वकील करने का अधिकार। न्याय करने के लिए आपको वकील तो चाहिए ही होगा, तो फ्री में आप विधिक सहायता यानी कि वकील आप ले सकते हो समान न्याय के आधार पर। क्योंकि एक हमारा क्या है, इसमें समान न्याय की भी तो बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी की बात की है। तो समान न्याय की बात की है, समान अवसर की बात की गई है। गरीबों के साथ अन्याय ना हो, इसके लिए ये बातें की गई हैं। निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है।
ताकि गरीब लोग भी न्याय ले सकें। अब आते हैं आर्टिकल 40 पे। आर्टिकल 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों के गठन की बात कहता है। ग्राम पंचायत जो होती है ना, विलेज पंचायत, तो इनकी बात करता है, विलेज पंचायत के बारे में। इसको हम तब डिटेल में पढ़ेंगे जब हम आर्टिकल 243 पढ़ रहे होंगे। उस 243 में इसका बहुत बड़ा जिक्र दिया गया है, पूरा का पूरा इसी के बारे में दिया गया है। तो उसको जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ को भी हम समाहित करेंगे और वहीं पे पढ़ने की कोशिश भी करेंगे। तो अब बढ़ते हैं आर्टिकल 41 की तरफ। आर्टिकल 41 क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल 41 बोलता है कुछ दशाओं में, जैसे बुढ़ापा, बेरोजगारी, असमर्थता, जैसे कोई व्यक्ति है बूढ़ा है या कोई बेरोजगारी की व्यवस्था है या असमर्थता है, तो उसको क्या है? कार्य का अधिकार है, शिक्षा का, रोजगार का, लोक सहायता, ये सारे अधिकार उसको हैं कि वो कार्य मांग सकता है राज्य से, शिक्षा मांग सकता है कि अगर मेरे पास शिक्षा नहीं तो आप शिक्षा दीजिए, हमें रोजगार दीजिए, हमको लोक सहायता दीजिए, पब्लिक असिस्टेंट दीजिए। इसके लिए मैंने ये ट्रिक बनाई है, यहाँ पे WEE के यहाँ पे बीक कर दिया है। W से वर्क हो गया, E से एजुकेशन, E से एम्प्लॉयमेंट, अब K से यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? K से आपका क्या है? यहाँ पे असिस्टेंट, यहाँ पे पब्लिक असिस्टेंट था, यहाँ पे K से यहाँ पे ये मतलब ये P यहाँ पे पब्लिक असिस्टेंट है। तो यहाँ पे आप बीक मान लीजिए, और बीक में क्या है? आपको बीक है तो आपको क्या चाहिए होगी? लास्ट में सहायता तो चाहिए होगी। तो ये सारी चीज़ें आप मान लीजिए, मतलब K का हमने पब्लिक असिस्टेंट कर दिया। कुछ भी कर देते हैं सर आप, वो थोड़ा सा मतलब कुछ भी हो गया होगा दिमाग में, पता नहीं क्या क्या चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये क्या है? आप एक तरीके से थोड़ा बहुत इसको कनेक्ट तो कर ही पाएंगे, बस इतना मेरा लॉजिक है। अब ये बूढ़े, बेरोजगार, ये व्यक्तियों की असमर्थता को कार्य, शिक्षा, रोजगार की सहायता, लोक सहायता, ये कैसे देगा? जैसे कि प्रौढ़ शिक्षा एक बार आई थी, शायद आपने सुना हो या ना सुना हो, तो प्रौढ़ शिक्षा एक बार आई थी। प्रौढ़ शिक्षा मतलब जो बुजुर्ग थे उनको पढ़ाने की बात की गई थी। सामाजिक पेंशन जो आपकी होती है ना, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग, विधवा पेंशन, ये सारी पेंशन क्या है? सामाजिक सोशल आपकी क्या है? पेंशन, ताकि सामाजिक जो न्याय हो सके वो इस्टेब्लिशमेंट हो सके, और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय भी हो सके, और उनको क्या मिल सके? एक अपना खुद का स्टेटस भी मिल सके, उनको किसी के वो नहीं रहना। पारिवारिक लाभ योजना जो होती है ना, जैसे कोई विधवा हो जाता है तो उसके लिए पारिवारिक लाभ योजना एक फॉर्म है, तो उसके तहत ये सब सारी क्या है? समाज में सामाजिक संतुलन, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक न्याय, सामाजिक आर्थिक न्याय को इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए ये सारी बातें करता है राज्य। ये आर्टिकल आपका क्या है? 41 में ऐसी बातें की गई हैं कि क्या है? शिक्षा, कार्य, रोजगार, ये सारी चीज़ें वो देगा। कब? जब कोई व्यक्ति क्या है? असमर्थ है, बुढ़ापा है, बेरोजगारी है, तब उनके लिए ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अब देखिए आर्टिकल 42, यहाँ पे पढ़ते हैं आर्टिकल 42 के बारे में। आर्टिकल 42 को पढ़ते हैं। अब आर्टिकल 42 में सर क्या है? आर्टिकल 42 में सर ये है, प्रेगनेंसी की बात की गई है। निःशुल्क प्रसूति सुविधाएं, जो आपने सरकारी हॉस्पिटल्स देखे हैं उनमें क्या है? प्रसूति सुविधाएं होती हैं। आशा जो हैं वो मतलब किसी भी महिला को क्या है? फ्री में आपका वहाँ पे ले जाती हैं अस्पताल में, और फ्री में सारी सुविधाएं, सारे उपचार सब कुछ करवाती हैं। तो वो क्या है? निःशुल्क प्रसूति सुविधाएं हैं। किसी प्रेगनेंसी के टाइम पे किसी भी महिला के साथ क्या है? उसको निःशुल्क तो है ही है, और उसको क्या है? राज्य क्या देता है? उसको कुछ वो भी देता है, क्या बोलता हूँ, एक तरीके से सब्सिडी मान लीजिए एक तरीके की। अगर आप हॉस्पिटल में जाके ये डिलीवरी वगैरह कराते हैं तो आपको वो चीज़ें भी मिलती हैं। तो ये क्या है? निःशुल्क सुविधाएं आपको मिल रही हैं। यह आर्टिकल किस में है? ये आर्टिकल आपका 42 में दिया गया है। किस में? 42 में प्रेगनेंसी वाला मामला है। 43 में क्या है? मिनिमम मजदूरी आपका बात करता है, मिनिमम वेज की बात करता है। जीवन जीने के लिए न्यूनतम मजदूरी की बात करता है। आपको लाइफ को क्या है? जीना है तो न्यूनतम मजदूरी तो राज्य आपको देगा ही देगा, ऐसी बात करता है। अब ये सारी चीज़ें होती नहीं हैं, लेकिन आपके लिए ये क्या है? ये उसके लिए मैंने बताया कि ये उसके कर्तव्य हैं, वो चाहे तो करे, ना चाहे तो नहीं करे। अब आर्टिकल क्या है? 43A और आर्टिकल 43B। आर्टिकल 43A जो है ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। इसमें क्या कहा गया है? आर्टिकल 43A में उद्योगों के मैनेजमेंट में श्रमिकों की भूमिका, जो आपके कृषक हैं, जो आपके मजदूर हैं, उनको क्या है? उद्योगों में, उद्योग जो होते हैं ना, जो आपके इंडस्ट्रीज होते हैं, उनके मैनेजमेंट में इनकी भी भूमिका होनी चाहिए। इसका मतलब सर क्या है? फैक्ट्री तो किसी बड़े आदमी ने लगाई है, तो इनकी भूमिका सर क्या है? इनको जैसे कि अपना वो होता है ना, यूनियन बनाने का अधिकार होना चाहिए इनको। ये अपनी यूनियन बना सकते हैं, अपना ग्रुप बना सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें, जैसे ठेकेदार लोग होते हैं ना, तो वो पूरी लेबर ठेकेदार के हाथ में होती है, तो वो क्या है, उद्योगों के मैनेजमेंट में उनका भी थोड़ा बहुत वो होना चाहिए। इसके लिए ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था, और इसके लिए कानून बनाना ये एक बहुत बड़ी बात है। अब आर्टिकल जो 43B है, इसमें सहकारी समितियों का गठन किया गया। सहकारी समिति सर क्या होती है, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं उनके गठन की बात की गई है, और ये बात 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत ये संविधान संशोधन में जोड़ा गया था कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ आपके क्या होते हैं, समूह चलते हैं, तो ये एक तरीके से क्या होते हैं, एक सोसाइटी बना लेते हैं। कुछ आपकी कोऑपरेटिव संस्थाएं होती हैं, आपके NGOs होते हैं, तो ये सारी की सारी क्या होती हैं, ये इसी के अंतर्गत आती हैं, आर्टिकल 43B के तहत आती हैं, जो कि 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत ये सारी चीज़ें जोड़ी गई थीं। आपको समझ तो आ रही होंगी सारी बातें, इतना तो कन्फर्म है। अब आर्टिकल जो 44 है, इसमें नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की बात की गई है। सर समान नागरिक संहिता क्या होती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या सर होता है। इसमें क्या कहा गया है कि हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी कास्ट का हो, उसके लिए जो कानून है ना, कानून में जो उसके लिए सारी चीज़ें हैं वो सबके लिए समान होनी चाहिए। जैसे कि जो शादी करने के तरीके हैं, जो भी आपके क्या हैं, सबके अलग अलग होते हैं। मुस्लिम्स के अलग, और क्या बोलते हैं, और हिंदूज के अलग होते हैं। अगर आप कानूनी तौर पे जाते हैं तो उनके लिए सारा सब कुछ एक होना चाहिए, सबके लिए एक चीज़ होनी चाहिए, मतलब सारी प्रक्रिया एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है, सबके लिए क्या है, अलग अलग नहीं है, तो मतलब सबके लिए अलग अलग है। तो समान नागरिक संहिता अभी नहीं है, इसकी बात अभी एक बार चली थी, लेकिन ऐसा शायद हो नहीं पाया। इसका एक वो आया था यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसमें जैसे तलाक है, कोई ऐसे ही तलाक दे देता है, तलाक 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 करके, तो मतलब ये इसका एक प्रोसीजर होना चाहिए, और वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। इसमें सारी चीज़ें, मतलब तलाक है, विवाह करने के नियम सबके एक होने चाहिए, उत्तराधिकार के नियम सबके एक होने चाहिए, गोद प्रथा का नियम 21 साल से कम का नियम है, अगर 21 साल से कम है तो आप मतलब किसी को गोद ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें क्या है, समान नागरिक संहिता। इसमें आप सिर्फ इतना याद रखिए कि समान नागरिक संहिता किस में है, तो आर्टिकल 44 में देखिए यहाँ पे 44 है, 44 है, तो यहाँ पे समान की बात की, तो ये दोनों समान समान है ना, तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 45 की तरफ। ये 45 सर क्या कहता है, 45 सर कहता है जब बच्चा 4-5 साल का हो जाए, मतलब 4-5 ही तो मिलके आपका क्या बना है, 45 बना है ना, 4 और 5 को मिलाया तो 45 बना। तो क्या है, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की बात इसमें की गई है। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा और देखभाल की बात की गई है। तो शिक्षा की जो बात की गई है, इसमें क्या कहा गया है, राज्य करेगा इसकी शिक्षा। 0 से 6 वर्ष के लिए शिक्षा की देखभाल कौन करेगा, राज्य करेगा। शिक्षा कौन दिखाएगा, मतलब शिक्षा का अधिकार किसको दिया गया है, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए राज्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। और उनकी जो देखभाल है वो कौन करेगा, वो पेरेंट्स करेंगे उनकी देखभाल। और इसमें क्या है, जिसमें ये जो ज़्यादातर आते हैं वो ST OBC वाले व्यक्ति आते हैं। इसमें क्या कहा गया है, इसमें 2 तरीके के कानून हैं। ये जो 0 से 6 वर्ष तक की बात की गई है, ये DPSP के लिए है। 0 से 6 वर्ष तक की शिक्षा जो क्या है, ये राज्य कराएगा। कक्षा जो आपकी क्या है 5 वाली होती है ना, जो 1 से लेके 5 वाली जो पढ़ाई होती है ना, प्राथमिक शिक्षा वाली, वो राज्य आपका फ्री में कराएगा। और एक आर्टिकल आया था, मतलब एक संशोधन आया था जो 6 से 14 वर्ष की बात करता है, मतलब 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक की शिक्षा की बात करता है। और ये फंडामेंटल राइट भी है आर्टिकल 21A के तहत, जिसको 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। आर्टिकल 21 है जिसमें शिक्षा का अधिकार आया था, शिक्षा का अधिकार, और ये क्या है, फंडामेंटल राइट है। और ये जो देखिए 0 से 6 आए तो DPSP में होगा। DPSP में अगर बात करता है तो 0 से 6 की बात होगी। अगर वो फंडामेंटल राइट की बात कर रहा है तो वो 6 से 14 वर्ष तक की बात करेगा। और ज़्यादातर ये इनके लिए आती है जो दबे कुचले लोग होते हैं, इनकी बात होती है इसमें। अब आर्टिकल 46 आता है सर। इसमें ST OB जो SC है, ST है, OBC है और कमज़ोर वर्ग हैं, उनके शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की बात की गई है, ताकि ये लोग भी पढ़ें। मतलब जो आर्टिकल 45 है ना, उसी को एक तरीके से इसमें रिपीट कर दिया गया है।
जो भी आपके ST हैं, इनको क्या है, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं जो शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, आर्थिक मजबूरी के तहत उनको इसको बढ़ावा देना, उनको ड्रेसेस देना, उनको वजीफ़ा जैसी चीज़ें देना, उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स लाना। बच्चों के लिए आपने देखा होगा स्कूल में वजीफ़ा आता है, ड्रेसेस आती हैं, तो सब ये इसी के लिए ताकि वो भी लोग शैक्षिक और आर्थिक हितों को पूरा कर सकें। और जो आर्टिकल 47 है, इसमें पोषण स्तर की बात की गई है। पोषण स्तर, न्यूट्रिशन लेवल को सुधारना, मतलब स्वास्थ्य की बात की गई है। इसमें पोषण स्तर को सुधारने की बात की गई है और स्वास्थ्य लेवल को सुधारने की बात की गई है। इसमें स्वास्थ्य में सुधार की बात की गई है। मादक पदार्थ यानी मदिरा का निषेध की बात की गई है। नशीली दवाओं पर प्रतिबंध की बात की गई है। इसमें आर्टिकल 47 बोलता है कि इसमें एक तरीके से सीधे सीधे बात क्या है, राज्य आपके क्या है, स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ध्यान देगा, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देगा। तो जो मादक पदार्थ हैं, मदिरा जैसी चीज़ों, इनको रोकेगा, इन पर निषेध लगाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि सरकारी दुकानें होती हैं इसकी, तो नशीली दवाओं पर प्रतिबंध लगाएगा। जो आपके जो नशीली जो कैप्सूल्स वगैरह होते हैं लोग लेते हैं, आपने देखा होगा, तो इन पे क्या है, एक रिस्ट्रिक्शंस लगी रहती है। इसको आप ऐसे नहीं बेच सकते हो। इस पे मतलब क्या होता है, राज्य का वो रहता है, अगर किसी को पता लग जाए, कोई भी डॉक्टर ऐसा बेचता है, तो उस पर क्या हो जाती है, कार्रवाई भी हो जाती है। तो ये नशीली दवाओं को क्या है, मना किया गया है। पोषण स्तर के लिए ये आर्टिकल 47 बात करता है। इस पर आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आर्टिकल आपका क्या है, 48। 48 में क्या कहा गया है, इसमें कृषि एवं पशुपालन का वैज्ञानिक विकास, जो कृषि है और पशुपालन, उनको वैज्ञानिक ढंग से उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, ये बात की गई है। और पशुपालन करना और उनकी नस्लों में सुधार करने की बात की गई है आर्टिकल 48 में। मतलब राज्य ऐसा करेगा, कृषि के लिए विकास करेगा, वैज्ञानिक तकनीकें, पशुपालन के लिए, उनकी नस्लों में सुधार के लिए अलग अलग तरीके की चीज़ें क्या है, इंट्रोड्यूस करेगा। और जो दुधारू पशु हैं और बछड़ा हैं, गाय हैं, इनकी हत्या का निषेध भी इसमें बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आर्टिकल 48 में दी गई हैं। कृषि, पशुपालन, दुधारू पशु, उनकी हत्या का निषेध, ये बातें इसमें की गई हैं। और एक आर्टिकल 48A भी है, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। इसमें क्या कहा गया है, आर्टिकल देखिए, आर्टिकल जो 48 है, ये कृषि, पशुपालन और ये दुधारू पशु, इनसे संबंधित है, और ये सारी चीज़ें पर्यावरण से संबंधित हैं। 48A में क्या कहा गया है, प्राकृतिक संरक्षण, जो प्रकृति वाली चीज़ें हैं, चाहे जानवर हों, कुछ भी हों, उनकी संरक्षण करो। वन्य और वन्य जीवों की सुरक्षा करो, वन की सुरक्षा करो, वन में जो जीव रहते हैं उनकी सुरक्षा करो, ताकि हमारा पर्यावरण ना खराब हो। और पर्यावरण सुरक्षा की बात करते हैं, जैसे कि इसमें पर्यावरण सुरक्षा में आपकी क्या आ जाएंगी, चिमनी वगैरह, जो कोल कारखाना होते हैं ना, इनकी बात आएगी। तो ये सारी चीज़ें, इनके बारे में राज्य क्या करेगा, इनके लिए कानून बनाएगा, और अगर वो ऐसा करते हैं तो उन पर टैक्स भारी करेगा। तो ये आर्टिकल 48 क्या करता है, ये पर्यावरण, प्राकृतिक, वन्य जीव, इन सारी चीज़ों पे बात करता है। 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। देखिए, जो भी ग्रीन लिखा है ना, वो जोड़ा गया है। अब ये है 49 में क्या कहा गया है, राष्ट्रीय जो स्मारक हैं, जो नेशनल आपके क्या हैं, स्मारक हैं, मेमोरियल्स हैं, और जो धरोहर्स हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारी ऐतिहासिक धरोहर हैं, ये राष्ट्रीय धरोहर हैं, उनकी बात की गई है, उनके संरक्षण की बात की है। जैसे चाहे वो लाल किला हो, चाहे वो संसद भवन हो, चाहे राष्ट्रपति भवन हो, तो इनकी बात की गई है, स्मारक्स की बात की गई है, इनकी धरोहर्स की बात की गई है। और 50 क्या कहता है, आर्टिकल 50 में देखिए क्या किया गया है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण कर दिया गया है, मतलब 50-50 कर दिया है, मतलब इनको अलग अलग कर दिया है। अब 50 भी क्या है, 50 है, 50-50 आप कर दीजिए, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेकिन आप याद रखना, कार्यपालिका और न्यायपालिका की बात की गई है, ना कि कार्यपालिका विधायिका की, ना कि विधायिका और न्यायपालिका की। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखा गया है आर्टिकल 50 के तहत। अब आर्टिकल जो 51 है, 51 में क्या कहा गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की बात की गई है। अंतर्राष्ट्रीय शांति, इंटरनेशनल लेवल पे हम शांति बनाने की बात करेंगे। और जो बॉर्डर, जो हमारा बॉर्डर पे जो इतनी आर्मी बैठी है ना, ये सुरक्षा की ही तो बात करती है, ताकि हमारी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनी रहे, इसकी बात करती है। इसके लिए आपके विदेश मंत्री हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें आती हैं इनके लिए। तो ये आपके क्या हैं, आपके DPSP थे, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक है। क्लास आपको कैसी लगी है बताइएगा। अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट में बताइएगा क्लास बम्पर थी कि नहीं थी, ज़बरदस्त थी कि नहीं थी। अगर अच्छी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए।
और इसकी PDF के लिए आपको क्या है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल महान सर है, इसको ज्वाइन कीजिए। आपको यहाँ पे PDF आपको मिल जाएगी। अगर आपको ये चैनल नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहता है, आप वहाँ पे जाइए, चैनल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये महान सर वाला जो PDF वाला है, यानी कि टेलीग्राम वाला है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।